हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एच डी राव साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज एनसीईआरटी के बायोलॉजी कक्षा 11 के बायोलॉजी से एनसीईआरटी के बुक से जो कक्षा 11 का प्लांट फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए गए हैं जो आपके लिए वीडियो प्रस्तुत करते हैं। आज का वीडियो है पौधों में परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। पौधों में परिवहन, पौधों में जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जल मिनरल्स साल्ट होते हैं, ये पौधों में किस तरह से जाते आते हैं, इसमें विसरण किस तरह से होते हैं, इसमें प्रासरण से क्या संबंधित क्वेश्चन होते हैं, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन किए गए हैं। तो शुरू करते हैं आप आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन आता हो तो आप उसमें टिक लगाते रहे कि हाँ इतने क्वेश्चन हमने किया और इतने क्वेश्चन हमको जानकारी हुई। बच्चों, हम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, किस पदार्थ में एक मोलर विलयन में ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रासरण दाब सर्वाधिक होगी। क्वेश्चन है आपके लिए कि किस पदार्थ में एक मोलर विलयन में प्रासरण दाब सर्वाधिक होगी। आपके ऑप्शन इस तरह से हैं, NaCl, फ्रक्टोज, स्टार्च या ग्लूकोज। कौन होगा? 3 सेकंड के अंदर आप अपना जो है रिजल्ट लगा मतलब उत्तर दे दिया करें और मेरे साथ ही रहे और अपना कॉपी पेन निकाल करके तब बैठा करें ताकि क्वेश्चन नोट करते रहें। तो क्वेश्चन है, किस पदार्थ में एक मोलर विलयन में ओपी यानी प्रासरण दाब सर्वाधिक होगा? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, फ्रक्टोज, स्टार्च या फिर ग्लूकोज। कौन होता है? तो इसमें सही ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपका सही हुआ। अब आप जाने दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर, चुकंदर के टुकड़े ठंडे पानी में रखने पर तो रंग नहीं छोड़ते। अगर चुकंदर है, चुकंदर को काट करके आप ठंडे पानी में रख देते हैं तो उसमें उसका लाल रंग नहीं जाता है, लेकिन सपोज कीजिए अगर गर्म पानी में रख देते हैं तो वो क्या होता है, पानी भी लाल हो जाता है अर्थात उसमें रंग निकल आता है। तो उसका कारण आपको बताने हैं कि चुकंदर के टुकड़े ठंडे पानी में रखने पर तो रंग नहीं छोड़ते, लेकिन उबलते पानी में रखने पर रंग छोड़ देते हैं, मतलब रंग छोड़ने लगते हैं। ये क्या कारण है आपका? क्वेश्चन समझ लीजिए कि चुकंदर के टुकड़े ठंडे पानी में रखने पर तो रंग नहीं छोड़ते, लेकिन उबलते पानी में रखने पर रंग छोड़ने लगते हैं। इसका कारण क्या है? ऑप्शन है आपका, रंग ठंडे पानी में घुलनशील नहीं होते। दूसरा ऑप्शन है, प्लाज्मा झिल्ली उबलते हुए पानी में मृत हो जाती है। थर्ड ऑप्शन है आपका, गर्म पानी कोशिका में तीव्रता से प्रवेश करता है। या फिर लास्ट ऑप्शन है आपका, उबलते पानी में कोशिका भित्ति मर जाती है। क्या होगा? 3 सेकंड में आप अपना उत्तर दें। तो देखिए, जब आपका पानी गर्म हो जाता है तो उस समय क्या हो जाती है, प्लाज्मा झिल्ली उबलते हुए पानी में मृत हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? आपका दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला चलिए। अगर 10 ग्राम नमक का घोल तथा 10 ही ग्राम शक्कर का घोल हो तो क्या होगा? मतलब दोनों, अगर 10% नमक का घोल ले तथा 10% ही शक्कर का घोल होगा तो क्या होगा? दोनों का प्रासरण दाब समान होगा। नमक के डीपीडी से शक्कर के घोल के डीपीडी से अधिक होगा, या दोनों ही सही है, या नन ऑफ दी, मतलब इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो क्या होगा आपका उत्तर? जल्दी से बताओ। दोनों का ओपी यानी जो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर समान होगा। नमक के डीपीडी से शक्कर के घोल के डीपीडी से अधिक होगा, या दोनों सही होंगे। क्या होगा? चलिए, आपका सही जवाब है दूसरा, नमक के डीपीडी से शक्कर के घोल के डीपीडी से अधिक होगा। क्लियर? चलिए अब आ गया चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछ रहा है कि जब कोई पादप कोशिका जल में डुबो जाती है, ध्यान से समझिए, जब कोई पादप कोशिका जल में डुबो जाती है तो जल कोशिका में निरंतर जाता रहता है। जब कोई पादप कोशिका जल में डुबो जाती है तो जल कोशिका में निरंतर जाता रहता है, जब तक कि
कब तक जाता रहेगा वो पोजीशन आपको बताना होगा। पहला है कोशिका फट जाती है तब तक जाता रहेगा, या दूसरा है कोशिका के विसरण दाब न्यूनतम बाहर के समान दाब हो जाता है। दूसरा कह रहा है कोशिका में विसरण दाब न्यूनतम डीपीडी, विसरण दाब न्यूनतम का होता है डीपीडी बाहर के समान हो जाता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, नन माने इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा कि जब कोई पादप कोशिका में जल में डुबो जाती है तो जल में कोशिका में निरंतर जाता रहता है जब तक कि क्या होगा कोशिका में विसरण दाब न्यूनता बाहर के समान हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपका सही है। दूसरा अगला है प्रासरण की क्रिया होती है। प्रासरण जो है वो किस पर डिपेंड करता है? प्रासरण की क्रिया होती है विलायक का अर्धपारगम झिल्ली कला के पार जाना। जो प्रासरण की क्रिया है उसमें क्या होता है कि विलायक का अर्धपारगम कला के पार जाना, या दूसरा है विलेय पदार्थ का अर्धपारगम कला के पार जाना। तो आपको यही तो दो ऑप्शन काटने होंगे। देखिए आपको विकल्पित प्रश्न जो लगाने होते हैं उसमें कुछ चतुराई से आपको प्रश्न हल करना होता है। जैसे कैसे? देखिए जब अगर आपकी माइनस मार्किंग होती है, मान लीजिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके, तो इसमें जो है आपको सही उत्तर देने के लिए क्या करना होता है कि दो को तो आपको छांटना पड़ता है कि ये दो नहीं है मतलब नहीं है। आपको पहले ये देखना होगा कि कौन इसमें नहीं है, तो जो इससे संबंधित नहीं होता है उसको आप पहले ही हटा दें। फिर उसके बाद में 2 ऑप्शन पर आप विचार करें कि कौन सबसे सही हो सकता है, तब जो आपको सबसे सही लगे उस पर आप आंसर दिया करें। ठीक है, अगर आप तुक्का मारेंगे तो तुक्का 100% गलती होगा, इसलिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा। तो कह रहा है कि प्रासरण की क्रिया होती है, कहां होती है? पहला ऑप्शन है विलायक का अर्धपारगम कला के पार जाना, विलेय पदार्थ का अर्धपारगम कला के पार जाना, या तीसरा ऑप्शन है दोनों, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या है आपका? प्रासरण की क्रिया किस पर डिपेंड करती है? विलायक का अर्धपारगम झिल्ली में से तो चला जाता है, लेकिन विलेय के कण को आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है और यहां भी पढ़ा है आपने। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन विलायक के अर्धपारगम कला का। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। पहला क्वेश्चन। अगला छठा देखिए क्या है कि एक कोशिका का आयतन जब बढ़ जाता है, एक कोशिका का आयतन जब बढ़ जाता है तो बाहरी माध्यम कैसा होगा? तो बाहरी माध्यम कैसा होता है? एक कोशिका का आयतन बढ़ जाता है तो बाहरी माध्यम कैसा होता है? बाहरी माध्यम होता प्रासारी, अधोप्रासारी, थोड़ा अतिप्रासारी, या आल लिखा है मतलब सभी। क्या संभव हो सकता है? तो इसमें देखिए कि एक कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, जब बढ़ जाएगा तो बाहरी माध्यम कैसा होगा? अधोप्रासारी होगा। कैसा होगा? अधोप्रासारी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मतलब ये ऑप्शन सही है। अगला देखिए, लवणीय घोल में रखे अंगूर सिकुड़ने का कारण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लवणीय घोल में रखे अंगूर सिकुड़ने का कारण क्या है? अगर ब्लेन आपका लवणीय है मतलब नमकीन है, तो उसमें अगर आप अंगूर रख देते हैं तो सिकुड़ जाता है, तो क्या हो जाता है? तो लवणीय घोल में रखे अंगूर सिकुड़ने का कारण क्या है? अंतःचूषण। तो भाई अंतःचूषण अगर होगा तो अंतःचूषण का मतलब होता फैल जाना, फैलता, लेकिन ये क्या कर रहा है कि सिकुड़ जाता है, यानी जो आयतन है वो कम हो जाता है। तो जो सिकुड़ जाता है वो किस पर डिपेंड करता है? बाह्य प्रासरण या प्रासरण पर? तो डिपेंड करता है। ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं, प्रासरण होगा ही नहीं, ये तो है नहीं, इसका मतलब ये सही है, बाह्य प्रासरण। क्या होगा? बाह्य प्रासरण होगा। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है। अगला देखिए 8वां क्वेश्चन। एक तरल का वर्णात्मक स्थानांतरण अर्धपारगम झिल्ली में होकर क्या कहलाता है? एक तरल का वर्णात्मक अर्धपारगम झिल्ली में से होकर क्या कहलाता है? अगर उसका स्थानांतरण कहां से होता है? एक तरल का यहाँ पर देखिए वर्णात्मक स्थानांतरण है,
वर्णात्मक स्थानांतरण अर्धपारगम झिल्ली में होकर के जाता है तो क्या कहलाता है? तो वो आपका क्या कहलाता है ये आपको बताना है। प्रासरण, विसरण, जीवद्रव्य कुंचन या स्थानांतरण। ठीक है, जल्दी से बताओ। तो एक तरल का वर्णात्मक स्थानांतरण अर्धपारगम झिल्ली में होकर कहलाता है आपका प्रासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों के कोमल भागों व कोशिकाओं की संरचना व रूप को कौन बनाए रखने में सहायक है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, नीट में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। पौधों के कोमल भागों व कोशिका की संरचना व रूप को कौन बनाए रखता है? कहने का मतलब यह है कि कोशिका की जो उसकी मतलब कोशिका का जो आकार है, उसकी संरचना है, उसको कौन बनाए रखने में सहायक होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पौधों के कोमल भागों व कोशिका की संरचना व रूप को कौन सा बनाए रखने में सहायक है? तो वो क्या है? आपका स्फीर यानी टर्जर प्रेशर। ये देखिए, ये आपका स्फीर। स्थानांतरण होगा नहीं, प्रासरण तो बात ही नहीं कर रहा है, डीपीडी कुछ नहीं, तो इसका मतलब स्फीर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विलीय सांद्रता प्रवणता। विलीय सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध कौन प्रक्रिया उत्पन्न होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप नीट के क्वेश्चन के से संबंधित ये क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं ये सब एनसीईआरटी के ही हैं। ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनाए गए हैं बच्चों। ये कोई क्वेश्चन साधारण क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन सब नीट की जैसी परीक्षाओं में NETD नीट की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। अब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म बस आने वाला है, आप लोग घबराएं नहीं, बस आपका एक ही काम है, एक लय से आप तैयारी करते रहें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ते रहें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही उससे पूछा जाएगा। और बच्चों एक बात और ध्यान रखना कि एनसीईआरटी की बुक जो लाइन टू लाइन लिखी रहती है उसी को आपको ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी को ही सबसे ज़्यादा मान्यता मिलती है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से पुटअप होते हैं। जितने भी फिगर है, फिगर में जो नॉमिनेशन है उससे क्वेश्चन लेते हैं, डाटा होता है उससे भी बड़े साइंटिस्ट जो भी हैं उनका पूरा नाम, कहाँ कब कहाँ कैसे जो होता है वो सब पूछा जाएगा एनसीईआरटी के थ्रू में। तो भैया एनसीईआरटी की किताब को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी कंपटीशन अब आपके पूछे जाएंगे सब एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे। तो ये आपका होगा। अगला है 10वां क्वेश्चन आपका जा रहा है, विलीय सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध कौन प्रक्रिया उत्पन्न होती है? तो विलीय सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध कौन सी प्रक्रिया उत्पन्न होती है? तो वहां पर आपका प्रासरण होगा, विसरण होगा नहीं। वाष्पोत्सर्जन बात हट गई, विसरण तो है नहीं, तो वहां पर होगा प्रासरण। क्या होगा? प्रासरण। अगला क्वेश्चन है, आशुद्ध या शुद्ध जल। आशुद्ध जल यानी डिस्टिल्ड वाटर या प्योर जल का प्रासरण दाब कैसा होता है? उच्चतम होता है, निम्नतम होता है, बदलता रहता है, या इनमें से कोई नहीं? बोलो भाई। अशुद्ध जल या शुद्ध जल का प्रासरण दाब निम्नतम होता है, यानी सबसे कम होता है, ध्यान रखना। और अगला है लास्ट क्वेश्चन यहां पर है, टोनोप्लास्ट क्या है? टोनोप्लास्ट क्या है? चयनात्मक पारगम झिल्ली है, अपारगम पारगम झिल्ली है, या अर्धपारगम है, या सभी है? तो आपको क्वेश्चन चूज करना होगा जल्दी से। तो टोनोप्लास्ट ये बहुत बार पूछा गया है भैया नीट में, तो ध्यान रखना ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपके नीट के थ्रू जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सब उन्हीं के अंतर्गत है। तो टोनोप्लास्ट क्या है? एक चयनात्मक पारगम झिल्ली है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आज का वीडियो। आपको 12 क्वेश्चन इसमें बताए गए। मैं अगले वीडियो में भी ये कोशिश करूंगा कि कम से कम आपके कुल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहे, और पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन और सब लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपके रहे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी एनसीईआरटी से ही बनाया जा रहा है। तो बच्चों ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी चीज़ आपको कमेंट में अच्छा ना लगा हो या जो लगा हो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू वेरी मच।